स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपकी मेन कोर्स बुक फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर 10 से पोएम 11 फॉर एने ग्रेगरी को पढ़ेंगे। पोएम को पढ़ने से पहले हम पोएम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दिस पोएम इज इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग बिटवीन टू पीपल। ये जो पोएम है वो डायलॉग की फॉर्म में है। डायलॉग यानी वार्तालाप, जिसमें दो लोग बात कर रहे हों। डाया मीन्स टू, लॉग यानी कन्वर्सेशन। तो जब दो लोग बात करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? डायलॉग। अब इस पोएम में एक तो है एने ग्रेगरी एंड अनदर इज आइडेंटिफाइड एज ए स्पीकर, और दूसरा जो कि उससे बात कर रहा है तो वो है। इट कुड बी एनीवन, दैट इज एनेज लवर, फ्रेंड और द पोएट हिमसेल्फ। अब स्पीकर कोई भी हो सकता है। एनेज लवर, एने का प्रेमी भी हो सकता है। फ्रेंड यानी उसका दोस्त भी हो सकता है, और पोएट भी हो सकते हैं। द पोएम इज अबाउट परसेप्शन ऑफ लव बाय डिफरेंट पीपल। जो पोएम है वो परसेप्शन ऑफ लव बाय डिफरेंट पीपल, कि अलग अलग लोग प्रेम को अलग अलग तरीके से देखते हैं, उसको महसूस करते हैं। दिस इज द बेसिक थीम ऑफ द पोएम। Now the moral and message of the poem. True love is never based on outer beauty of someone. कि जो सच्चा प्यार होता है वो कभी भी किसी की आउटर ब्यूटी ने जो दिखाई दे रहा है उस पर आधारित नहीं होता है। True love is only based on the inner beauty of heart, mind and soul. बल्कि जो सच्चा प्यार होता है वो इनर ब्यूटी पर, आंतरिक सुंदरता, और आंतरिक सुंदरता किससे होती है? हार्ट यानी मन से, माइंड यानी मस्तिष्क से, और आत्मा से, यानी जो गुण होते हैं वो ही इनर ब्यूटी कहलाते हैं। इट इज़ ओनली गॉड हु लव्स हिज पीपल सेल्फलेसली। अब ट्रू लव यानी दिल, दिमाग और अंतरात्मा की सुंदरता कौन देखता है? केवल गॉड, केवल भगवान, जो कि अपने लोगों को, जिनको उन्होंने बनाया है, मैन को किसने बनाया? गॉड ने। उससे ईश्वर ही, भगवान ही सेल्फलेसली, निस्वार्थ प्रेम करता है। एंड नाउ द राइम स्कीम ऑफ द पोएम। सो राइम स्कीम इज A, B, C, B, D, B। स्टैंजा 1 को देखते हैं। नेवर शैल अ यंग मैन। सेकेंड लाइन में डेस्पेयर, देन कलर्ड, ABC। तीनों लाइन में साउंड अलग अलग। ईयर कर रहा है डेस्पेयर से, अगेन B। लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन ऊपर की किसी भी लाइन के लास्ट वर्ड की साउंड से मैच नहीं कर रहा है, सो इट्स D। लास्ट लाइन हेयर अगेन डेस्पेयर, एयर एंड हेयर, सो जो ये साउंड है B। तो क्या हो जाएगा? इसका राइमिंग पैटर्न क्या होगा? ABC, BD, B। स्टैंजा 2 में डाई, देयर, कैरेट, ABC। देन डेस्पेयर, देयर एंड डेस्पेयर, B साउंड। अलोन अगेन ऊपर की किसी भी लाइन से राइम नहीं कर रहा है, D। देन हेयर, तो देयर, डेस्पेयर, हेयर, B एंड B। तो उसकी राइम स्कीम स्टैंजा 2 में भी ABC, BD, B। लास्ट स्टैंजा, मैन, डिक्लेयर, प्रूव, ABC। डियर, डिक्लेयर, डियर, B एंड B। अलोन ऊपर की किसी भी लाइन से साउंड या राइम नहीं मैच कर रही है, D। हेयर, सो डिक्लेयर, डियर, हेयर, B एंड B। तो लास्ट स्टैंजा में भी राइम स्कीम क्या हुई? ABC, BD, B। एंड नाउ अबाउट द पोएट ऑफ दिस ब्यूटिफुल पोएम फॉर एने ग्रेगरी। इसके पोएट हैं विलियम बटलर येट्स यानी WB येट्स, एन आयरिश नेशनलिस्ट। ये आयरिश नेशनलिस्ट हैं और इनको लिटरेचर के लिए
नोबेल प्राइज़ यानी लिटरेचर के फील्ड का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है, सर्वोच्च पुरस्कार है नोबेल प्राइज़, वो इनको दिया गया। सो लेट्स रीड आउट दिस ब्यूटीफुल एंड मीनिंगफुल पोएम फॉर एने ग्रेगरी। नेवर शैल अ यंग मैन थ्रोन इनटू डेस्पेयर। पोएम में, इस स्टेंजा में जो स्पीकर है, फर्स्ट स्टेंजा में स्पीकर एने ग्रेगरी से बात कर रहे हैं। नेवर शैल अ यंग मैन थ्रोन इनटू डेस्पेयर बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पार्ट एट योर ईयर। स्पीकर एने ग्रेगरी को एड्रेस करते हैं, संबोधित करते हुए कहते हैं कि दैट हर ब्यूटीफुल हनी कलर्ड हेयर, उसके बालों का रंग कैसा है, हनी, शहद जैसा, येलो गोल्डन, कि जो उसके ब्यूटीफुल हनी कलर्ड हेयर हैं कैन मेक एनी मैन फॉल इन लव विथ हर। वो इतने खूबसूरत हैं कि कोई भी यंग मैन उसको प्यार कर सकता है उन बालों को देखकर। और जो उसके बाल हैं वो कैसे हैं, उसको पोएट ने कंपेयर किया रैम्पार्ट से। रैम्पार्ट जो फोर्ट यानी किले के चारों ओर किले की रक्षा के लिए जो ऊंची ऊंची दीवार बनाई जाती है उसको कहते हैं रैम्पार्ट यानी परकोटा। तो जो स्पीकर है वो एने ग्रेगरी के गोल्डन बालों की को कंपेयर करता है रैम्पार्ट से, यानी जो उसके बाल हैं वो पूरे उसके चेहरे को, उसके कानों को ढके हुए हैं और इससे केवल उसकी आउटर ब्यूटी ही दिखाई दे रही है। लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन नॉट योर येलो हेयर। तो स्पीकर क्या कहते हैं कि जो ब्यूटी है कैन कैप्चर एनी मैन्स अटेंशन, कि वो इतनी सुंदर दिख रही है उन हनी कलर्ड हेयर के कारण कि वो किसी भी यंग आदमी का ध्यान अपनी ओर कर सकती है। बट ही मे नॉट बी एबल टू लुक बियॉन्ड दैट इनटू एनेज कैरेक्टर। लेकिन ये जो गोल्डन हेयर हैं वो इतने अट्रैक्टिव हैं कि वो जो यंग मैन है वो केवल एने को ही देखेगा, उसके कैरेक्टर को तक नहीं पहुंच पाएगा। सो द स्पीकर सेज, तो जो इस स्टेंजा में स्पीकर है वो एने से क्या कह रहे हैं कि नो वन कैन लव एने फॉर वॉट शी इज़। एने क्या है, उसकी इनर ब्यूटी क्या है, उसकी सोल कैसी है, उसका हार्ट एंड माइंड कैसा है, ये कोई भी नहीं देख पाएगा और कोई भी नहीं देखेगा। वन कैन लव हर ओनली फॉर हर ब्यूटीफुल येलो हेयर, हर फिजिकल ब्यूटी। और कोई भी यंग मैन केवल उसके ब्यूटीफुल येलो हेयर को देखकर उससे प्यार करेगा, उसकी फिजिकल ब्यूटी को देखकर उससे प्यार करेगा। बट आई कैन गेट अ हेयर डाई एंड सेट सच कलर देयर। अब इस स्टेंजा में एने ग्रेगरी वो स्पीकर को रिप्लाई कर रही है, जवाब दे रही है। वो क्या कहती है कि शी कैन चेंज द कलर ऑफ हर ब्यूटीफुल हेयर, कि वो हेयर डाई लेके आएगी। डाई मीन्स कलर, हेयर कलर। तो वो हेयर कलर के द्वारा अपने हेयर के कलर को चेंज कर लेगी, उनको दूसरे कलर में सेट कर लेगी। कौन से कलर में? ब्राउन और ब्लैक और कैरेट। चाहे तो वो अपने बालों को ब्राउन कलर में कर लेगी, ब्लैक में, या कैरेट। कैरेट मीन्स कैरेट यानी गाजर, लेकिन यहाँ पर गाजर की बात नहीं हो रही है, गाजरी रंग रेड कलर की बात हो रही है। तो वो कहती है कि वो अपने बालों को, यदि कोई भी यंग मैन उसके येलोइश जो येलो हनी कलर्ड हेयर को देखकर उसको चाहता है तो वो अपने बालों को डाई कर लेगी, उन पर कलर कर लेगी। वो कलर ब्राउन भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है और रेड कलर भी हो सकता है। दैट यंग मैन इन डेस्पेयर मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन। क्यों? ताकि जो यंग मैन है वो बहुत ज़्यादा उसकी आउटर ब्यूटी को ना देखकर उसकी इनर ब्यूटी को देखें, उसके एक्चुअल ब्यूटी को देखें। एंड नॉट माई येलो हेयर, और उसके बालों को, उसके येलो ब्यूटीफुल हेयर को ना देखें। तो वो क्या सोचती है कि
वो स्पीकर से क्या कहती है, वो ये कहती है कि एनीवन फॉलिंग इन लव विद हर मस्ट सी द एक्चुअल पर्सन बिहाइंड द ब्यूटी, कि जो भी व्यक्ति उसको चाहे, वो यदि उसके बालों की वजह से चाह रहा है तो शी कुड चेंज द कलर ऑफ हर हेयर. शी थिंक्स दैट यंग मैन हु फॉल इन लव विद हर मस्ट लव हर. और वो ये चाहती है कि कोई भी उसको चाहे तो वो केवल उसकी इनर क्वालिटीज़ को, उसके उन येलो हेयर के अंदर जो माइंड की, हार्ट की और सोल की ब्यूटी है, उसको पहचाने, उससे प्यार करे. I heard an old religious man but yesternight declare that he had found a text to prove that only God, my dear, could love you for yourself alone and not your yellow hair. लास्ट स्टेंजा में आई यानी स्पीकर अब ये एने ग्रेगरी को एक और तर्क देते हैं कि जो इनर ब्यूटी इज इम्पॉर्टेंट देन आउटर ब्यूटी. और वो ये कहते हैं कि इम्पॉर्टेंस ऑफ लव फॉर इंटरनल ब्यूटी नॉट द एक्सटर्नल वन, कि इंटरनल ब्यूटी का इम्पॉर्टेंस है, एक्सटर्नल ब्यूटी का नहीं है. अब स्पीकर ये कहते हैं कि एन ओल्ड रिलीजियस मैन, एक बहुत ही धार्मिक व्यक्ति ने ये अनाउंस किया दैट ही हैड फाउंड ए टेक्स्ट, कि उनको एक किताब मिली है, कहीं लिखा हुआ मिला है, इन विच इट इज़ रिटन, जिसमें क्या लिखा है, दैट ओनली गॉड इज केपेबल ऑफ लुकिंग बियॉन्ड एक्सटर्नल ब्यूटी, कि केवल भगवान ही हैं जो आउटर अपीयरेंस को छोड़कर इनर ब्यूटी को देखने में केपेबल है, सक्षम है. ही मीन्स दैट ह्यूमन डू नॉट हैव द इंसाइट. इनका मतलब, उस रिलीजियस पर्सन का मतलब ये है कि ह्यूमन बींग्स में इतनी ताकत नहीं है, वो इतने केपेबल नहीं हैं कि वो इनर ब्यूटी तक, किसी इंसान की इनर ब्यूटी तक पहुंच पाए. दे आर स्वेड अवे बाय द ग्लिटर ऑफ आउटर ब्यूटी. और लोग आउटर ब्यूटी यानी बाहरी तड़क भड़क को देखकर, बाहरी सुंदरता को, कलर्स को, हेयर के कलर को, इन सब को देखकर उसमें खो जाते हैं. could love you for yourself alone and not your yellow hair. Therefore, जो God है can love Anne only for herself. जो स्पीकर समझाते हैं कि केवल गॉड ही है जो वो उससे, एने से प्यार कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि जो गॉड है वो उसकी इनर ब्यूटीज़ को, इनर क्वालिटीज़ को देखने में सक्षम है. वो उसके आउटर ब्यूटी, उसकी फिजिकल अपीयरेंस, उसके हनी कलर्ड हेयर उनको नहीं देखेंगे, उसकी फिजिकल ब्यूटी को नहीं देखेंगे. तो जो स्पीकर है वो ये समझाते हैं कि इनर ब्यूटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. इनर ब्यूटी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर ए पर्सन, क्योंकि यदि वो गॉड से कनेक्ट होना चाहता है, यदि उस पर ईश्वर की कृपा होगी, तो कब होगी? जब उसमें इनर क्वालिटीज़ बहुत अच्छी होंगी. एंड नाउ द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ एनी पोएम, दैट इज पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड बाय द पोएट इन दैट पर्टिकुलर पोएम. किसी भी खास पोएम में पोएट के द्वारा जो भी लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ की गई हैं वो उस पोएम को बहुत ही सुंदर और मीनिंगफुल बना देती हैं. इस पोएम में भी पोएट W.B. येट्स ने पोएटिक डिवाइसेस का यूज़ किया है. सबसे पहले मेटाफर आप लोग जान चुके होंगे अब तक कि इसमें डायरेक्ट कंपैरिजन होता है एक वस्तु का या एक ऑब्जेक्ट का, एक आइडिया का दूसरे ऑब्जेक्ट या दूसरे आइडिया से. इसमें एज या लाइक का यूज़ नहीं होता है. स्टैंजा 1 में हनी कलर्ड रैम्पार्ट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर. जो एने ग्रेगरी के बाल हैं वो, उनका कलर कैसा है? हनी है, पीला है. और वो जैसे कोई रैम्पार्ट यानी कोई किले के चारों ओर की दीवार किले की रक्षा करती है, इसी तरह से वो हनी कलर्ड
हेयर भी रैम्पार्ट का काम कर रहे हैं। तो जो पोएट हैं उन्होंने एने ग्रेगरी के हेयर को किसी भी फोर्ट की वॉल से कंपेयर किया है। स्टैंजा 1 में ही लाइन नंबर 4 पढ़ें, रैम्पार्ट एट योर ईयर। तो यहाँ पर पोएट ने क्या कंपेयर किया है कि जस्ट लाइक द वॉल्स ऑफ ए फोर्ट हाइड एंड प्रोटेक्ट द सिटी, द हेयर हाइड द ट्रू सेल्फ ऑफ एने ग्रेगरी। जिस तरह से किसी भी किले के बाहरी दीवारें उसको प्रोटेक्ट, उस शहर को, उस फोर्ट के अंदर जो भी शहर है उसको प्रोटेक्ट करती हैं, इसी तरह से जो वो बाल हैं एने ग्रेगरी के, हनी कलर्ड हेयर हैं, वो भी एने की जो उसकी ट्रू पर्सनालिटी है, उसका इनर ब्यूटी है, उससे उसको छुपाती हैं। तो ये हुआ मेटाफर जहाँ पर दो अलग अलग वस्तुएं हैं, आइडियाज़ हैं, उनका डायरेक्ट कंपैरिजन किया जाता है। यहाँ पर येलो कलर हेयर का कंपैरिजन किससे किया गया है? रैम्पार्ट यानी फोर्ट की, किले की बाहरी दीवार से। दोनों बहुत ही अलग हैं, लेकिन दोनों की कंपैरिजन, दोनों की सिमिलैरिटी यहाँ पर पोएट ने लेकर इसको कंपेयर किया है। एपोस्ट्रॉफी, जैसा कि इंट्रोडक्शन में ही मैंने बताया था, यहाँ पर एक डायलॉग है, एक कन्वर्सेशन है। तो एपोस्ट्रॉफी लिटरेरी डिवाइस में जब फिजिकली एब्सेंट पर्सन जो कि वहाँ पर नहीं है, या तो उसकी डेथ हो चुकी है या वो एब्सेंट है, उसको एड्रेस करके बात कही जाती है। इस पोएम में भी पोएट W.B. Yeats is seen talking to Anne Gregory, but the reader don't see her at any point in the poem. एने ग्रेगरी से पोएट बात करते हैं ऐसा लगता है, लेकिन एने ग्रेगरी वहाँ पर कहीं भी दिखाई नहीं देती है। तो द पोएट मेक्स यूज ऑफ एपोस्ट्रॉफी टू एड्रेस द पोएम टू एने एन एब्सेंट ऑडियंस। तो यहाँ पर पोएट एने को एड्रेस करते हैं, संबोधित करते हैं, जबकि एने वहाँ पर एब्सेंट है। तो ये पोएटिक डिवाइस क्या कहलाती है? एपोस्ट्रॉफी। अलिटरेशन, अलिटरेशन हम लोगों ने लगभग जितनी भी पोएम पढ़ी हैं, राइट फ्रॉम फर्स्ट पोएम से लेकर लास्ट पोएम तक, सभी में अलिटरेशन पोएटिक डिवाइस का यूज़ किया गया है। इसमें जो वर्ड है उसकी इनिशियल साउंड वो सेम होती है। लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन स्टैंजा 1 में, यहाँ पर वाई एंड वाई, यू योर सेल्फ, वाई एंड वाई साउंड अलिटरेट हो रही है। योर येलो हेयर, वाई एंड वाई साउंड अगेन। स्टैंजा 2 में ब्राउन और ब्लैक, दोनों जो वर्ड्स हैं उनकी इनिशियल साउंड बी एंड बी है, तो यहाँ पर भी अलिटरेशन है। एजोनेंस, एजोनेंस में रिपीटिशन होता है, लेकिन सेम वॉवल साउंड का, और वॉवल साउंड भी अलग अलग वर्ड्स में अलग अलग प्लेस पर आ सकती है। वैसे तो आप लोग अब एजोनेंस को बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। थ्रू आउट द पोएम बहुत जगह पर एजोनेंस पोएटिक डिवाइस का यूज़ किया गया है। जैसे स्टैंजा 1 में लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन, यहाँ पर देखिए ओ साउंड, लव में, यू, फॉर, योर सेल्फ, अलोन, सभी में ओ साउंड है, तो ये पोएटिक डिवाइस होगी एजोनेंस। रिपीटिशन, रिपीटिशन है ना, दोहराना, बार बार आना। यूज ऑफ सेम वर्ड और फ्रेज 2 or more टाइम्स फॉर पोएटिक इफेक्ट। रिपीटिशन पोएटिक डिवाइस में पोएटिक इफेक्ट को बढ़ाने के लिए किसी भी वर्ड को या फ्रेज को 2 या 2 से अधिक बार रिपीट किया जाता है। किसके द्वारा? पोएट के द्वारा। द फ्रेज येलो हेयर हैज़ बीन रिपीटेड मैनी टाइम्स। इस पोएम में आप पढ़ें तो देखेंगे कि बार बार येलो हेयर का यूज़ किया गया, इस फ्रेज का यूज़ किया गया है। बाय रिपीटिंग दिस फ्रेज द पोएट इज रीइंफोर्सिंग द नोशन ऑफ एक्सटर्नल ब्यूटी, क्योंकि जो येलो हेयर है वो किसका सिंबल है? वो एक्सटर्नल ब्यूटी, बाहरी सुंदरता, उसका सिंबल है। तो येलो हेयर के द्वारा जो पोएट हैं वो बार बार इस
एक्सटर्नल ब्यूटी को रीइंफोर्स कर रहे हैं, वो बार बार उसको बतला रहे हैं। एनाफोरा, इट इज़ द रिपीटिशन ऑफ ए वर्ड एट द स्टार्ट ऑफ 2 और मोर कॉन्सिक्यूटिव लाइन्स, यानी जब 2 या 2 से अधिक लाइन्स का जो बिगिनिंग है, स्टार्ट है, वो सेम वर्ड या सेम फ्रेज से होता है, तो उस पोइटिक डिवाइस को कहते हैं एनाफोरा। जैसे कि जो थर्ड स्टैंजा है उसकी लाइन नंबर 3 और 4 देखें। That he had found a text to prove that only God my dear। दोनों ही लाइन की शुरुआत that and that से हुई है, तो ये पोइटिक डिवाइस होगी एनाफोरा। एंजमेंट, इस पोइटिक डिवाइस में सेंटेंस बिना पंक्चुएशन के नेक्स्ट लाइन या उसके भी आगे लाइन तक कंटिन्यू रहता है। इस पोएम में जो सेकेंड स्टैंजा है उसकी 4 और 5th लाइन देखते हैं। दैट यंग मैन इन डेस्पेयर मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन। 2 लाइन है लेकिन वो पंक्चुएशन से डिवाइड नहीं है। फिर स्टैंजा 3rd में लाइन 1st, 2nd और 3rd। आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन, कोई पंक्चुएशन नहीं। बट यस्टर नाइट डिक्लेयर, कोई पंक्चुएशन नहीं है। दैट ही हैड फाउंड अ टेक्स्ट टू प्रूव, यहाँ पर भी कोई पंक्चुएशन नहीं है। तो जब इस तरह से जो पोएम में बिना पंक्चुएशन के नेक्स्ट लाइन तक वो सेंटेंस बढ़ता जाता है तो इसको कहते हैं एंजमेंट। मेटोनमी, मेटोनमी में when one object or idea takes the place of another with which it has a close association, यानी जब एक कोई ऑब्जेक्ट या किसी आइडिया से दूसरे ऑब्जेक्ट या आइडिया को रिप्लेस कर दिया जाता है लेकिन दोनों में एक क्लोज कनेक्शन होता है, तो उसको कहते हैं उस पोइटिक डिवाइस को मेटोनमी। जैसे कि स्टैंजा 2nd में पोएट हैज़ यूज्ड कैरेट टू शो ऑरेंज कलर, कि पोएट ने जब वो एनी ग्रेगरी कहती है कि वो अपने बालों को ब्राउन, ब्लैक और कैरेट किसी भी हेयर डाई से उसका कलर चेंज कर लेगी, तो यहाँ पर कैरेट का मतलब गाजर नहीं है, यहाँ पर कैरेट का मतलब कैरेट कलर ऑरेंज या रेड से है, तो इस पोएटिक डिवाइस को क्या कहेंगे, मेटोनमी। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको आपकी मेन कोर्स बुक फर्स्ट फ्लाइट की सभी पोएम्स को बहुत ही डिटेल में उनके एक्सटेंडेड मीनिंग को, उनके पोएटिक डिवाइसेस जो पोएट ने उस पर्टिकुलर पोएम में यूज़ की गई हैं उनको समझाया, पढ़ाया। आप सभी पोएम्स को बार बार पढ़ें और उनके मीनिंग को समझें ताकि आपको उनके पोएम से जो क्वेश्चंस आते हैं उनके आंसर्स लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं हो। थैंक यू।